दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 86 अर्थव और वंश की मुलाकात। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अथर्व को चुप देखकर कशिश की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, प्लीज, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? कशिश की आंखों में आंसू देखकर अथर्व ने उसके आंसू साफ करके उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, मॉम, आप जानती हैं ना कि मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। फिर क्यों आप रो रही हैं? कशिश ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे बताते नहीं तो मुझे नहीं पता कि तुम इस वक्त कितनी तकलीफ में हो। पिछले 6 महीने से तुम ठीक से सोते नहीं हो, ठीक से खाते नहीं हो। क्या हालत कर ली है तुमने अपनी। मैं जानती हूं कि मन्नत तुम्हारे लिए क्या है और क्या नहीं। मन्नत मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्यार मैंने तुमसे किया है, उतना ही प्यार मैंने मन्नत से भी किया है। इसलिए बस एक बार मेरी बात मानकर पहाड़ी वाले मंदिर पर चलो। मुझे यकीन है कि वहां पर माता के दर्शन के बाद हमारी मन्नत हमें वापस मिल जाएगी। कशिश की बात सुनकर अथर्व को गुस्सा तो आ रहा था, पर वह कशिश को उदास नहीं करना चाहता था। बचपन से ही अथर्व कभी भी किसी भगवान पर यकीन नहीं करता था। कशिश भी यह बात अच्छे से जानती थी कि अथर्व को मंदिर लेकर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अथर्व अपने दोस्त कबीर पर ही गया था। कबीर भी आज तक कभी भी मंदिर नहीं गया था, पूजा करना तो दूर की बात है। अथर्व ने देखा तो कशिश उम्मीद भरी नजरों से उसे ही देख रही है। तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, चलिए। पर आप मुझे पूजा करने के लिए फोर्स नहीं करेंगी? अथर्व की बात सुनकर कशिश के होठों पर स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, हमें अभी निकलना है। कहते हुए कशिश ने अथर्व का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे लेकर मैंशन के बाहर आ गई। कुछ ही देर में अथर्व और कशिश ड्राइवर के साथ कार में बैठकर मुंबई के बाहर वाले पहाड़ी मंदिर की तरफ निकल पड़े। कशिश के चेहरे पर इस वक्त एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वहीं अथर्व का चेहरा हमेशा की तरह इमोशनलेस था। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। करीब 1 घंटे के बाद उनकी कार पहाड़ी वाले शिव मंदिर के सामने आकर रुकी। कशिश ने अथर्व की तरफ देखा और आंखों से ऐसे कुछ इशारा किया। अथर्व ने भी अपना सिर हिला दिया। दोनों दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। कशिश के चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह काफी दिनों बाद इस मंदिर आई थी। मन्नत के लापता होने के बाद कशिश अथर्व को यहां लेकर आना चाहती थी, पर अथर्व ने जैसे मेंशन आना और किसी से मिलना बंद कर दिया था। इसलिए कशिश के पास उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। कशिश ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, बस मेरे लिए मंदिर के अंदर चलो। अथर्व ने कशिश के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर उम्मीद नजर आ रही थी। उसने बिना कुछ कहे कशिश का हाथ थामा और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कशिश खुशी खुशी उसके साथ ऊपर आ गई। ऊपर कई सारे लोग मौजूद थे। अथर्व को इतने लोगों के बीच में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हमेशा से ही अकेला रहना पसंद करता था। उसे इरिटेशन हो रही थी। कशिश ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और प्यार से उसे सहलाते हुए कहा, जरूरी नहीं कि हमेशा जो हम चाहे वही हो। इसलिए हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हर जगह हम अकेले नहीं रह सकते। इसलिए तुम ज्यादा अनकंफर्टेबल मत हो। मैं अंदर पूजा के लिए जा रही हूँ। अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम अंदर आ जाना, क्योंकि अगर मैंने जबरदस्ती तुमसे पूजा करा भी दी तो वह किसी काम की नहीं होगी। पूजा दिल से की जाती है, और अगर तुम्हारा दिल राजी हो तो ही अंदर आना। कहते हुए कशिश आरती की थाली लेकर अंदर चली गई। अथर्व ने जाते हुए कशिश की तरफ देखा और मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, लोग पत्थर की मूर्ति के सामने पता नहीं अपना सर क्यों फोड़ते रहते हैं। कहते हुए अथर्व मंदिर की दूसरी तरफ पहाड़ी के कोने पर आकर खड़ा होकर दूर तक फैली हुई झाड़ियां को देखने लगा। उसके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अथर्व भी चुपचाप खड़ा ही था कि तभी उसे किसी बच्चे की क्यूट सी आवाज सुनाई दी, अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?
पहले तो अथर्व ने इग्नोर किया, पर दोबारा जब उसे यह आवाज सुनाई दी तो उसने पलटकर देखा, तो उसके पीछे एक 5-6 साल का क्यूट सा बच्चा खड़ा होकर उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुमने मुझे बुलाया? उस क्यूट से बच्चे ने अपनी आंखों को झपकते हुए क्यूट तरीके से स्माइल करते हुए कहा, अंकल, क्या आपको यहाँ पर कोई और देख रहा है? नहीं ना, तो मैंने ही आपको ही बुलाया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपकी मम्मा आपको बाहर डांट रही थी ना? मैंने देखा था। क्या आप रो रहे हो? मैं आपको अपनी चॉकलेट देता हूँ। रोना मत। उस बच्चे की बात सुनकर अथर्व छोटी आंखों से उसे देखने लगा। क्या ये बच्चा उसे छोटा बच्चा समझ रहा है, जो वह अपनी मॉम के डांट लगाने पर रोने लगेगा? अथर्व ने उसे बच्चे की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। वहीं उस बच्चे ने जब देखा कि अथर्व उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, वह अपने छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ अथर्व के पास आ गया। अथर्व पहाड़ी के काफी कोने पर खड़ा था। अगर वह बच्चा अथर्व के पास जाता तो शायद नीचे गिर जाता, जिसे देखकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, वहीं रुको, वरना नीचे गिर जाओगे तुम। अथर्व की बात सुनकर वह क्यूट सा बच्चा वहीं पर रुक गया। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, आप भी नीचे गिर जाओगे। मेरे पास आओ, मैं सच में आपको अपनी चॉकलेट दूंगा। अथर्व को बच्चे तो बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर इस बच्चे में उसे कुछ खास नजर आ रहा था, इसलिए वह चुपचाप ऊपर आ गया। उस छोटे से बच्चे ने अथर्व के पास आकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके पैरों को पकड़ते हुए कहा, अंकल, आप बहुत हैंडसम हो, पर मुझसे कम। कहते हुए वह हंसने लगा। उसकी बात सुनकर अथर्व ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे ज्यादा हैंडसम हो। उस बच्चे ने अपनी क्यूट क्यूट आंखों से अथर्व को टुकुर टुकुर देखते हुए जल्दी जल्दी अपना सिर हिला दिया, जैसे वह कह रहा हो कि हाँ, मैं आपसे ज्यादा हैंडसम हूं। अथर्व ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? अथर्व का सवाल सुनकर उस बच्चे ने कहा, अंकल, मेरा नाम वंश है, और मैं यहाँ पर अपनी दीदी के साथ आया हूँ। वह हमारी एंजल बीमार है ना, तो हम एंजल के लिए गॉड से प्रेयर करने के लिए आए हैं, ताकि गॉड जल्दी से एंजल को ठीक कर दे। फिर मैं एंजल से शादी कर लूंगा। कहते हुए वंश के गाल गुलाबी हो गए। वंश की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम छोटे से बच्चे, तुम्हें शादी करनी है? और कौन है तुम्हारी एंजल? और क्या वह भी तुम्हारे जितनी ही बड़ी है? अथर्व के मुंह से खुद के लिए बच्चा सुनकर वंश ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं बच्चा नहीं हूं अंकल। आई एम 5 years old बिग बेबी। और मेरी एंजल मुझसे बड़ी है, पर वह हमेशा सोती रहती है, लाइक अ स्लीपिंग ब्यूटीफुल। पर वह ना, बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। इसलिए मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि मेरे क्यूट क्यूट बेबीज हो। एंजल ब्यूटीफुल है और मैं हैंडसम हूँ, तो हमारे बेबीज ऐसे क्यूट होंगे ना? वंश की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, और तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें आई कहाँ से? अथर्व का सवाल सुनकर वंश ने एटीट्यूड के साथ कहा, मैंने कहा ना अंकल, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए मुझे सब पता है। वैसे अब आप बताओ, आप यहाँ पर क्यों आए थे? क्या आपके घर में भी कोई बीमार है? वंश के सवाल पर अथर्व चुप हो गया। उसे चुप होते हुए देखकर वंश ने अपने छोटे छोटे हाथों को उसके गाल पर रखते हुए कहा, बोलो ना अंकल, क्या आपके घर में भी कोई बीमार है? दीदी कहती है कि अगर हम महादेव के सामने प्रेयर करें, तो महादेव हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। आप भी महादेव की पूजा करो। मैंने आज उनसे यही मांगा है कि वह मेरी एंजल को ठीक कर दे, और मेरी एंजल जल्दी से मेरे पास आकर मेरे साथ मस्ती करे। दीदी ने कहा है कि एंजल अब जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वंश ने उनके लिए प्रेयर की है ना। वंश की बातें सुनकर, ना चाहते हुए भी, अथर्व जैसे इंसान के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून नजर आ रहा था। इस छोटे से बच्चे की बात मानकर उसे मंदिर के अंदर जाने का दिल कर रहा था। तभी पीछे से वंश को किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, वंश, मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ वहां नहीं जाओगे। तो क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आती? इस गुस्से भरी आवाज को सुनकर वंश का छोटा सा चेहरा डर की वजह से सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, अंकल, अब दीदी मुझे छोड़ेंगी नहीं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कहीं ना जाऊं, पर आपको रोते हुए देखकर मैं आपके पास आ गया।
मैं अच्छा बच्चा हूं ना, इसलिए देखो आपकी वजह से अब मुझे डांट पड़ने वाली है। कहते हुए वंश का चेहरा रोने जैसा हो गया था। अथर्व ने वंश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा। मैं हूं ना। अथर्व की बात सुनकर वंश ने कहा, सच में? मेरी दीदी बहुत खतरनाक है। आप उनसे डर जाओगे। वंश ने इतना कहा ही था कि तब तक वह आवाज तेज हो गई थी। निधि अब तक वंश और अथर्व के पास पहुंच चुकी थी। अथर्व का चेहरा दूसरी तरफ था, जिस वजह से उसने अथर्व को देखा नहीं था। पर उसने अथर्व की गोद में वंश को देख लिया था। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वंश ऐसे कैसे किसी अजनबी की गोद में जा सकता है। ये देखकर उसने गुस्से से कहा, मिस्टर, क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? बिना पेरेंट्स की इजाजत के आप किसी अजनबी बच्चे को कैसे टच कर सकते हैं? क्या यह इलीगल नहीं है? इस आवाज को सुनकर अथर्व ने अचानक से पीछे पलटकर देखा। पीछे निधि खड़ी थी। निधि, जो कि गुस्से में थी, अथर्व का चेहरा देखते ही एकदम से शांत हो गई। उसके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। अथर्व अपनी गहरी काली आंखों से उसे ही गुस्से से देख रहा था। उसने अपनी दमदार आवाज में एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, सबसे पहली बात, मैं आपके बच्चे के पास नहीं आया था। दूसरी बात, मैंने इसका किडनैप नहीं किया, जो तुम मुझे यहाँ पर सुना नहीं रहो हो। और तीसरी बात, तुम्हें तुम्हारा बच्चा सही सलामत दिख रहा है ना? तो अपनी जबान को काबू में रखा करो, वरना ये कट भी सकती है। कहते हुए अथर्व ने वंश को अपनी गोद से नीचे उतारा और कहा, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कुछ कहा तो मुझे बताना। अथर्व के मुंह से खुद के लिए वंश की मॉम सुनकर निधि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कहा, मैं इसकी मां नहीं हूं, यह मेरा भाई है। निधि की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, जो भी है, पर यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था। खुद ध्यान रखना सीखो, दूसरों पर इल्जाम लगाना नहीं। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से मंदिर की तरफ चला गया। वहीं निधि जाते हुए अथर्व को देखते रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी सपना देखा हो। उसने खुद से कहा, क्या सच में इतने हैंडसम आदमी होते हैं? निधि को इस तरह से अथर्व को देखते हुए देखकर वंश ने उसकी उंगली पकड़कर कहा, दीदी, क्या आपको हैंडसम अंकल पसंद आ गए? बोलो, क्या आप उन्हें मेरे जीजू बनाओगी? वंश की बात सुनकर निधि ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बकवास बंद करो। कहते हुए वह अपने निचले होंठ को काटने लगी। वंश की बातों की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था, पर वह वंश के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने डांट कर वंश को चुप कर दिया था। वहीं निधि की डांट सुनकर वंश का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ओके, चलो अब हमें घर जाना चाहिए। मुझे मेरी एंजल का ध्यान भी तो रखना है ना। वंश की बात सुनकर निधि ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो छोटे शैतान, अब हमने भगवान से प्रे भी कर ली है, हमारी एंजल को जल्दी होश आ जाएगा, इसलिए अब हम घर चलते हैं। कहते हुए निधि ने एक नज़र मंदिर की तरफ देखते हुए वंश को गोद में लेकर सीढ़ियों से नीचे आ गई। वह बार बार पीछे पलट कर देख रही थी, इस उम्मीद में कि एक बार उसे अथर्व की झलक नजर आ जाए। वहीं अथर्व मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ा होकर अंदर सभी लोगों को देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और सीढ़ियों पर अपना कदम रखकर अंदर जाने लगा। घंटियों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी, साथ ही मन्नत की भी। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ भगवान का द्वार खुला होता है। जब भी आपको मुश्किल आए तो आप बस महादेव के सामने माथा टेक लेना, सारी मुश्किलों का हल आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 87, मन्नत की बिगड़ती कंडीशन, अथर्व की बेचैनी। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी। योजक चिन्ह। अथर्व मंदिर के अंदर आ चुका था। उसका ध्यान लगातार महादेव की मूर्ति पर था, जिसे देखकर उसे आज अजीब सा एहसास हो रहा था। वह दुनिया में हमेशा खुद को सबसे पावरफुल समझता था। उसे लगता था कि वह पैसों से सब कुछ खरीद सकता है। पर पिछले 6 महीने से अपनी पूरी ताकत और अपने पैसों को खर्च करने के बाद भी वह मन्नत के बारे में पता नहीं लगा पाया था। उसने महादेव की पत्थर की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा, अगर सच में इस पत्थर की मूर्ति में ताकत है तो मुझे मेरी मन्नत जरूर मिलेगी। कहते हुए अथर्व अंदर आ गया। कशिश, जो कि इस वक्त महागुरु जी के साथ कुछ बात कर रही थी,
उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे अथर्व खड़ा था। अथर्व को देखते ही कशिश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल उसने खुशी से कहा, तुम पूजा करना चाहते हो? कशिश का सवाल सुनकर अथर्व ने एक नज़र कशिश के चेहरे की मुस्कुराहट की तरफ देखा और फिर महादेव की मूर्ति की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। पंडित जी ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले, बेटा, आपको पिछले वाले हिस्से में जाकर स्नान करके धोती पहनकर यहाँ पर आना होगा। पंडित जी की बात सुनकर अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। कशिश ने उसकी बाजू को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अब जब तुमने पूजा करने का डिसीजन ले ही लिया है, तो प्लीज ये भी कर लो, बेटा। कशिश की बात सुनकर अथर्व ने गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाया और पंडित जी के एक कहने के साथ वहां से दूसरी तरफ चला गया। कुछ देर बाद अथर्व अपने हाथ में तांबे के कलश में पानी लेकर मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। इस वक्त उसने एक ऑरेंज कलर की धोती पहनी हुई थी, माथे पर चंदन का तिलक था और उसकी पूरी बॉडी गीली थी। वह इस वक्त किसी दिव्य पुरुष की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मंदिर के लोग पूजा करना छोड़कर उसे ही घूर रहे थे, पर अथर्व तो सबको इग्नोर करके मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। अथर्व को देखकर कशिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महागुरु जी ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आप इस जल से और दूध, दही, शहद, गोमूत्र से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। पंडित जी की बात सुनकर अथर्व ने अपना सिर हिला दिया। पंडित जी जैसा जैसा कह रहे थे, अथर्व बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। कशिश अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे की तरफ देख रही थी। वह खुश थी कि मन्नत के लिए ही सही, कम से कम भगवान पर भरोसा करना तो उसने शुरू किया। भगवान की मूर्ति की तरफ देखकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, आपसे बस यही दुआ है भगवान की मेरे बेटे को उसकी मोहब्बत जल्दी दिला दीजिए। उसे एहसास नहीं है कि वह उसकी मोहब्बत है। वह तो बस उसे अपनी ऑब्सेशन समझता है। पर बहुत जल्दी उसे इस चीज का एहसास हो जाएगा। कहते हुए कशिश मुस्कुराने लगी। अथर्व ने पंडित जी के कहे अनुसार सारी पूजा की विधि व्रत पूर्ण की और आखिर में महादेव के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने आज तक कभी भरोसा नहीं किया कि कोई मेरे ऊपर भी है। हमेशा लगता था कि पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसों से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। पर यह झूठ है। अगर ऐसा होता तो आज मेरी मन्नत मेरे पास होती। तेरे चौखट पर आखिरी बार और पहली बार सिर्फ अपनी मन्नत को मांग रहा हूँ, मुझे उसे दे दे। कहते हुए अथर्व घुटनों के बल मूर्ति के सामने बैठ गया और उसने अपना माथा जमीन पर टिक दिया। कशिश आज बहुत खुश थी। उसका घमंडी बेटा इंसानों के सामने ना सही, कम से कम भगवान के सामने तो झुका। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद हमेशा पूरी होती है। तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी होगी। पंडित जी की बात सुनकर अथर्व ने कुछ नहीं कहा। करीब 1 घंटे के बाद अथर्व और कशिश वापस अपनी कार में बैठकर राठौर मैंशन के लिए निकल गए। कशिश ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अब से जब तक मन्नत नहीं मिल जाती, तुम राठौर मैंशन में ही रहोगे। और यह मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बल्कि तुम्हें बता रही हूँ। मेरी बात को काटने की हिम्मत भी मत करना। कशिश की बात सुनकर अथर्व ने बस अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह जानता था कि अब उसके कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ अग्रवाल मैंशन में निधि और वंश दोनों घर आ चुके थे। वंश इस वक्त अपनी एंजल के पास बैठकर उसके प्यार भरे चेहरे को देख रहा था। वंश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से एंजल के माथे को सहलाते हुए कहा, एंजल, मैं आपके लिए आशीर्वाद लेकर आया हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। मुझे आपसे शादी भी तो करनी है ना। इतना ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं होता है। एंजल, आपको पता है, निधि दीदी कहती है कि आप बीमार हो। पर आप बीमार क्यों हो? आप तो इतनी ब्यूटीफुल हो। आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना। आपको पता है, आज मुझे एक हैंडसम अंकल मिले थे। उनकी ना आंखें काली काली थी। वह ना बहुत हैंडसम थे, बिल्कुल टीवी सीरियल के हीरो की तरह। हाँ, उनका नाम क्या था? कहते हुए वंश अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगा। अचानक उसे याद आया और खुशी भरी आवाज में कहा, हाँ, उनका नाम था अथर्व राठौर। यही नाम था। अपने नाम की तरह ही वह बहुत हैंडसम थे। वंश इतना खुश था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके ये नाम लेते ही मन्नत की उंगली के लिए साइड मॉनिटर पर मन्नत की पल्स, उसकी हार्टबीट सब कुछ नजर आ रहा था।
अभी वह बात कर ही रहा था कि तभी मशीनों से तेज तेज आवाज आने लगी, जिसे सुनकर छोटे से वंश के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? कहते हुए वह मन्नत की तरफ देखने लगा, जो बेजान सी बेड पर पड़ी हुई थी। वह दौड़ता हुआ और रूम के बाहर आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, निधि दीदी, एंजल को कुछ हो गया है, जल्दी आओ ना। वंश के चिल्लाने की आवाज सुनकर तो नर्स जो कि बाहर गई हुई थी, वह दौड़ते हुए अंदर आ गई। यही दिन भर मन्नत का ध्यान रखती थी, बस थोड़ी देर के लिए वह दोनों लिविंग रूम में गई थी। जैसे ही उन्होंने मन्नत की गिरती हुई पल्स रेट को देखा, वह दोनों घबरा गई। उन्होंने साइड में रखी हुई कुछ इंजेक्शन उठाकर मन्नत को इंजेक्ट कर दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी कंडीशन लगातार बिगड़ती जा रही थी। वंश अभी भी रोते हुए लगातार निधि को बुला रहा था। निधि भी दौड़ते हुए अपने रूम से बाहर आ गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ वंश? वंश ने रोते हुए कहा, निधि दीदी, एंजल को कुछ हो गया है। वह ना मशीनों से आवाजें आ रही हैं। प्लीज देखो ना, मेरी एंजल को ठीक कर दो ना। वंश की बात सुनकर निधि के चेहरे पर भी घबराहट नजर आने लगी। निधि भी दौड़ते हुए रूम के अंदर आ गई। उसने देखा तो दोनों नर्स परेशानी से कुछ करने की कोशिश कर रही थी। निधि ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। एक नर्स ने घबराते हुए कहा, मैडम, हमें अभी के अभी इन्हें अस्पताल शिफ्ट करना होगा। इनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। अगर कुछ और देर हो गई, तो पता नहीं इनके साथ क्या हो जाएगा। नर्स की बात सुनकर निधि ने डरते हुए कहा, तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। कहते हुए निधि ने जल्दी से अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड को ऊपर मन्नत को ले जाने के लिए बुलाया और ड्राइवर को कॉल करके मन्नत की कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही देर में वंश, मन्नत, निधि और दोनों नर्स हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। वंश का बुरा हाल हो चुका था। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी एंजल को कुछ हो ना जाए। वही निधि भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वह आज तक खुद को इस गिल्ट से नहीं निकाल पाई थी कि उसने किसी अच्छे खासे इंसान को इस हालत में पहुंचा दिया है। वह हर वक्त, हर पल मन्नत के ठीक होने की दुआ मांगती थी। कुछ देर बाद, मन्नत को मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल, वसुधा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लिया गया था। और निधि इस वक्त परेशानी से कॉरिडोर में चक्कर लगा रही थी। वंश रोते रोते सो गया था, इसलिए उसे बगल के रेस्ट रूम में निधि ने अच्छे से सुला दिया था। काफी देर बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। निधि दौड़ते हुए डॉक्टर के पास आए। उसने घबराते हुए पूछा, एंजल ठीक है ना? उसे अभी तक मन्नत का नाम नहीं पता था, इसलिए उसने उसका नाम घर पर एंजल रखा था। यही वजह थी कि वंश हर वक्त मन्नत को एंजल कहता था। निधि के सवाल पर डॉक्टर ने परेशानी भरी आवाज में कहा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते मिस अग्रवाल। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पेशेंट को बचाने की, पर उनकी हार्ट रेट और पल्स रेट लगातार गिरती जा रही है। फिलहाल 24 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल हैं। आप बस दुआ कीजिए कि वह जल्दी से ठीक हो जाएं। कहते हुए डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर की बात सुनकर निधि घुटनों के बल वहीं पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, हे महादेव, मैं आगे से आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस उसे ठीक कर दो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कहते हुए निधि छोटे बच्चों की तरह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ, राठौर मैंशन में, अथर्व इस वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने अपनी शर्ट को निकालकर बेड पर फेंक दिया और बालकनी में आकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। बालकनी में आने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर इस वक्त उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मन्नत मुसीबत में है। मन्नत को उसकी जरूरत है, पर वह मन्नत के पास नहीं है। अथर्व ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें मेरी जरूरत है, एंजल? तुम कहां पर हो? तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? कहते हुए अथर्व ने अपनी आंखों को खोला और अपना मोबाइल निकालकर किसी का नंबर डायल किया। उसने कहा, अगर मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी मन्नत की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो आज मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। पूरे 6 महीने तक इंतजार किया है मैंने, अब और नहीं। वही प्राइवेट डिटेक्टिव की हालत खराब हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अथर्व से क्या कहें। जो चीज वह 6 महीने तक नहीं कर पाए, वह चीज को 1 घंटे में कैसे करेंगे।
पर अथर्व तो अथर्व था, जो उसने कह दिया था वह कह दिया था। अब उसे सामने वाला क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, किसी चीज से मतलब नहीं था। उसने कॉल कट करके मोबाइल को साइड में रख दिया और कहा, मन्नत, मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। कहते हुए अथर्व क्लोजेट में आ गया। उसने एक शर्ट निकाली और उसे पहनने लगा। यह मन्नत का फेवरेट कलर था। अथर्व को अच्छे से याद था कि जब भी वह इस कलर की शर्ट पहनता था, मन्नत हमेशा उसके आसपास घूमते हुए उसे यही कहती थी कि वह दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान है। मन्नत की बात याद करके अथर्व के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। पर अगले ही पल ये याद आते ही कि मन्नत उसे छोड़कर चली गई थी, अथर्व के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने गुस्से से अपनी शर्ट के बटन को बंद करते हुए कहा, बस एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, उसके बाद तुम्हारी सारी गलतियों के साथ मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा, ताकि अगली बार से तुम कभी भी मुझसे दूर जाने के बारे में सपने में भी ना सोचो। कहते हुए अथर्व अपने रूम से बाहर आ गया। लिविंग रूम में इस वक्त कशिश टीवी देख रही थी। उसने जब अथर्व को इस तरह से आधी रात को बाहर जाते हुए देखा, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ साथ परेशानी नजर आने लगी। उसने अथर्व को रोकते हुए कहा, अथर्व, कहाँ जा रहे हो? कशिश के सवाल पर अथर्व ने तेजी से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मॉम। मैं उसी को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। टेंशन मत लेना, शायद मैं कल वापस आ जाऊं। कहते हुए अथर्व वहां से चला गया। कशिश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे महादेव, मेरे बेटे का ध्यान रखना, बस कोई गलत काम ना करें। कहते हुए वो दोबारा टीवी देखने लगी। वही अथर्व ने कार में बैठते ही किसी का नंबर डायल करते हुए कहा, उसकी बॉडी के अंदर के ट्रैकर को ऑन कर दो। अथर्व की बात सुनते ही दूसरी तरफ से उस आदमी ने घबराते हुए कहा, पर आप जानते हैं ना, ऐसा करने से उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ से अपने आदमी की बात सुनकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो। नो मोर आर्गुमेंट्स। एपिसोड 88 अर्थव को मिली मन्नत बॉम्ब ब्लास्ट। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर दूसरी तरफ से उसके आदमी ने कहा, ओके सर, पर हमारे पास सिर्फ आधे घंटे वक्त होगा। आपको आधे घंटे के अंदर अंदर मैडम के पास पहुंचकर ट्रैक करके डिवाइस को बंद करना होगा, वरना उनकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। अपने आदमी की बात सुनकर अथर्व की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हो गई। उसने कहा, ओके, जैसे ही मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूं तुम टाइम स्टार्ट कर देना। कहते हुए अथर्व ने अपने कार की स्पीड तेज कर दी। कुछ देर बाद अथर्व अपने ऑफिस की बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। उसके सामने एक चौपर था। अगर उसे किसी भी जगह पर 1 घंटे के अंदर पहुंचना था, तो वह मुंबई के ट्रैफिक में कार से बिल्कुल नहीं जा सकता था। इसलिए उसने चौपर से जाने का फैसला लिया। अथर्व ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकालकर अपने आदमी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से उसके आदमी ने कॉल उठाते हुए कहा, टाइम स्टार्ट्स नाउ। उसके इतना कहते ही उन्हें एक हॉस्पिटल की लोकेशन नजर आने लगी। उसके आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, सर, वसुधा हॉस्पिटल, 3rd फ्लोर, वार्ड नंबर 23। अपने आदमी की बात सुनते ही अथर्व की आंखें गहरी हो गईं। बिना कुछ सोचे वह जल्दी से चॉपर के अंदर बैठ गया। पायलट ने भी सुन लिया था, इसलिए पायलट ने अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। 25 मिनट के अंदर अंदर अथर्व वसुधा हॉस्पिटल के छत पर लैंड हो चुका था। वह दौड़ते हुए अस्पताल की छत से लेफ्ट से होता हुआ 3rd फ्लोर पर आ गया। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा। 35 मिनट ऑलरेडी हो चुके थे, उसके पास सिर्फ 25 मिनट का वक्त था। अथर्व कॉरिडोर से दौड़ता हुआ वार्ड की तरफ जा रहा था। कॉरिडोर में मौजूद लोग अथर्व को हैरानी से देख रहे थे। उसकी पर्सनैलिटी देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वही निधि अभी भी वार्ड के सामने घुटनों के बल बैठी हुई थी। तभी उसे तेज कदमों की आवाज अपनी तरफ आती हुई सुनाई दी। निधि ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा, तो दौड़ते हुए अथर्व को देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान, जिसे वह मंदिर में मिली थी, इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। निधि के पास कुछ भी पूछने का वक्त नहीं था, क्योंकि अथर्व ने निधि को पूरी तरह से इग्नोर किया और उसके सामने ही वार्ड नंबर 23 के अंदर चला गया, जिसके अंदर इस वक्त मन्नत थी। निधि तो यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी क्या हुआ।
जैसे ही उसे एहसास हुआ, वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। वह एक पेशेंट का वार्ड है। निधि चिल्ला रही थी, पर जैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। निधि जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि दरवाजा अंदर से लॉक किया गया है। निधि का सर घूम रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। निधि के चिल्लाने की आवाज सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ भी वहां पर पहुंच चुका था। निधि ने उनकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, एक आदमी जबरदस्ती हमारे पेशेंट के वार्ड के अंदर घुस गया है। प्लीज उसे बाहर निकालिए। हमारे पेशेंट की कंडीशन इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी वजह से हमारी पेशेंट की जान भी जा सकती है। निधि की बात सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद किया गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या किया जाए। तभी वहां पर एक साथ कई सारे कदमों की आवाज सुनाई दी। उन सब ने पलट कर देखा तो पीछे काफी सारे बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में कई सारे हथियार लेकर पूरी तरह से कॉरिडोर में फैल चुके थे। इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर उन सभी की हालत खराब हो चुकी थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हॉस्पिटल का डीन दौड़ते हुए कॉरिडोर से इस वार्ड की तरफ आ गया, जिस वार्ड के अंदर मन्नत एडमिट थी, और अथर्व अंदर गया था। उसने घबराते हुए कहा, मिस्टर अथर्व राठौर यहाँ पर आए हैं। उनकी मन्नत, उनकी होने वाली वाइफ यहाँ पर एडमिट है और तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। कहते हुए उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। वहीं डीन की बात सुनकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। निधि की तो आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसके कानों में यही नाम गूंज रहा था, अथर्व राठौर। उसने खुद से कहा, मतलब जो इंसान अंदर गया है, वह अथर्व राठौर है। पर वह एंजल के रूम के अंदर क्यों गया है? निधि सब सोच ही रही थी कि तभी वहां पर कई सारे बॉडीगार्ड्स आ गए। उन सभी ने वहां पर मौजूद बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आप सब लोग यहां से बाहर चलिए। हमारे सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई हमारी मैडम के आसपास हो। बॉडीगार्ड की बात सुनकर निधि ने हिम्मत करते हुए कहा, आपकी मैडम कौन है? निधि के सवाल पर एक बॉडीगार्ड ने उसे घूरते हुए कहा, जो इस वक्त वार्ड के अंदर एडमिट है, वही हमारी मैडम है। पिछले 6 महीने से हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक वह हमें नहीं मिली थी। आज ही हमें उनके बारे में पता चला है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर निधि के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसे हद से ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे अब समझ आया था कि मन्नत कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वैसे भी उसके फेशियल फीचर्स देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वह नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती है। वह दिखने में किसी राजकुमारी की तरह लगती थी। कुछ ही देर में कॉरिडोर से सभी को भगा दिया गया था। वहां पर सिर्फ अथर्व के बॉडीगार्ड मौजूद थे, जिन्होंने पूरे अस्पताल के साथ साथ पूरे कॉरिडोर को अपने कब्जे में ले लिया था। इमरजेंसी वार्ड के अंदर आते ही अथर्व का ध्यान बेड पर झांसी पड़ी मन्नत पर गया। मन्नत को देखते ही अथर्व की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। वह धीमे कदमों से चलता हुआ मन्नत के पास आया। मन्नत के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अथर्व ने उसकी हथेली को अपने हाथ में लेकर उस पर किस करते हुए कहा, क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? क्या मेरे बिना तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकती? तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी, बस एक बार ठीक हो जाओ। कहते हुए अथर्व ने घड़ी में टाइम देखा। उसके पास फिर 15 मिनट का वक्त था। अथर्व ने गहरी सांस ली और जल्दी से उसने मन्नत की बॉडी से सारे कपड़ों को अलग कर दिया। मन्नत नेक्ट अथर्व के सामने लेटी हुई थी। अथर्व ने गहरी सांस ली और साइड से सर्जिकल नाइफ उठा लिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद डार्क लग रहे थे। अथर्व ने मन्नत के बाजू के पास एक कट कर दिया और कुछ करने लगा। कुछ देर बाद अथर्व के हाथ में एक छोटी सी चिप थी, जो कि उसी ने मन्नत की बॉडी के अंदर इंजेक्ट की थी। उसने टाइम देखा, अभी सिर्फ 2 मिनट बचे थे। अथर्व ने गहरी सांस ली और खिड़की के पास आकर उसने वह चिप नीचे फेंक दी। चिप हवा में ही थी कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। इसी के साथ अस्पताल में भगदड़ मच गई कि आखिर हुआ क्या है। अथर्व को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वह वापस मन्नत के पास आ गया। उसके चेहरे को देखते हुए अथर्व साइड टेबल पर बैठ गया। मन्नत की बाजू से हल्का हल्का खून निकल रहा था। अथर्व ने खुद ही उसकी बैंडेज करना स्टार्ट कर दिया।
कुछ देर बाद अथर्व ने मन्नत को अच्छे से क्लीन कर दिया था। अथर्व ने मन्नत की हथेली को दोबारा चुनते हुए कहा, मन्नत, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे दूर जाकर। अब बस एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी सभी गलतियों की सजा एक साथ मिलेगी। यह अथर्व राठौर का तुमसे वादा है, मन्नत राठौर। कहते हुए अथर्व की पकड़ मन्नत की हथेली पर मजबूत हो गई। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर अथर्व ने एक नज़र गुस्से से पलट कर टेबल पर रखे हुए अपने मोबाइल की तरफ देखा और फिर कॉल उठाते हुए कहा, व्हाट हैपन। दूसरी तरफ से उसके बॉडीगार्ड ने कुछ कहा। ये सुनकर अथर्व की आंखें डार्क हो गई। उसने मन्नत की तरफ देखा और कहा, मैं आ रहा हूं। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को उसके कपड़े पहना दिया और वार्ड से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, मेरी इजाजत के बिना अंदर कोई परिंदा भी नहीं जाना चाहिए। जो डॉक्टर मैंने बुलाया है, सिर्फ उन्हें मन्नत का ट्रीटमेंट करने देना। अथर्व के ऑर्डर को सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स ने अपना सर हिला दिया। अथर्व सबको घूरता हुआ वहां से बाहर चला गया। कुछ देर बाद अथर्व किंग की तरह सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने निधि घुटनों के बल बैठी हुई थी। अथर्व के हाथ में सिगार थी और वह सिगार के लंबे लंबे कश ले रहा था। निधि का चेहरा इस वक्त डर की वजह से पीला पड़ा हुआ था। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, एक भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना आज तुम्हारी ऐसी दर्दनाक मौत होगी, जैसी शायद किसी की ना हुई हो। अथर्व की बात सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए। उसने डरते हुए कहा, मैं सच कह रही हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। 6 महीने पहले मैं बस लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी। पता नहीं वह अचानक से मेरे सामने आ गई और मेरी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आई थी, पर उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। 3 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वह कोमा में चली गई है। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मैंने एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाती, मैं उसका ध्यान रखूंगी। इसलिए मैं उसे लेकर अपने मैंशन चली गई। 6 महीने से मैं उसका वहीं पर ध्यान रख रही थी। आज सुबह उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। इसलिए मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ गई। मैंने जो कुछ भी कहा है, सच कहा है। प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। निधि को पता चल गया था कि जिस लड़की का एक्सीडेंट उसकी कार से हुआ था, उसका नाम मन्नत राठौर था, अथर्व राठौर की वाइफ। ये सोचकर निधि की हालत खराब हो रही थी कि अब अथर्व राठौर उसके साथ क्या करेगा। निधि की सारी बात सुनने के बाद अथर्व ने बेहद डरावनी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने अनजाने में ही सही, मेरी जान को दर्द दिया है। और जो कोई भी मेरी जान को दर्द देता है, उसे उसके 2 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। इतना दर्द कि सामने वाला दर्द बर्दाश्त करने की जगह पर मौत को गले लगाना बेहतर समझता है। अथर्व की बात सुनकर निधि की घबराहट की वजह से सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। कहते हुए निधि की आंखों से आंसू निकलने लगे। अथर्व ने गुस्से से अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। उसने इतना कहा ही था कि वहां पर एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, निधि दीदी, एंजल कहाँ है। इस आवाज को सुनते ही अथर्व और निधि ने पलट कर देखा। दरवाजे पर इस वक्त छोटा सा वंश खड़ा था, जिसकी आंखों में नींद नजर आ रही थी। शायद वह अभी अभी सोकर उठा था। वंश को देखते ही निधि की आंखों में आंसू बहने लगे। निधि रोते हुए वंश को देख रही थी। उसे यही डर लग रहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो वंश का क्या होगा। उसे करण अग्रवाल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। करण अग्रवाल हर रोज नई नई औरतों के साथ रंगीन करता था। न जाने उसकी कितनी नाजायज औलादें होंगी, तो वह क्यों वंश की परवाह करेगा। जब उसे उसकी माँ से ही प्यार नहीं था, तो उसकी माँ की आंख की निशानी से वह क्यों प्यार करेगा। निधि यह सब सोच ही रही थी कि तभी वंश का ध्यान अथर्व पर गया। अथर्व को देखकर वंश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह दौड़ता हुआ अथर्व के पास आकर सीधा उसकी गोद में चढ़ गया। उसने अथर्व के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, हैंडसम अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप बीमार हो? आपको पता है ना, एंजल बीमार है। हमें एंजल को लेकर अस्पताल आए हैं। पर अब एंजल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और फिर मैं उनसे शादी करूंगा। कहते हुए वंश के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। वंश की बात सुनकर अथर्व की आंखें छोटी हो गईं।
ये छोटा बच्चा उसी के सामने उसकी वाइफ से शादी करने की बातें कर रहा था। पर अथर्व को वंश पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वह उसे कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था। अथर्व ने किसी भी सवाल का जवाब ना देते हुए देखकर वंश ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, अंकल? आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 89, शी इज माई वाइफ। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। योजक चिन्ह। वंश अभी भी अपनी प्यारी प्यारी आंखों से अथर्व के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। जब अथर्व ने उसे उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, तो वंश का चेहरा गुब्बारे की तरह फूल गया। उसने पाउट बनाते हुए कहा, बोलो ना हैंडसम अंकल, आप यहाँ पर क्यों आए हो? क्या आप बीमार हो? और आप वंश को इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? याद करो, हम मंदिर में मिले थे, शिव जी के मंदिर में। आप रो रहे थे और मैं आपको चुप कराने के लिए आया था। वंश की बातें सुनकर सभी लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। उन्हें अच्छे से पता था कि उनके बॉस को छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और छोटे बच्चों का इस तरह से चिपकना तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी उनके बॉस चुप थे। सब लोगों के साथ साथ वही निधि भी बहुत काफी हैरान थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं अथर्व उसका गुस्सा वंश पर निकालकर उसके साथ कुछ कर ना दे। तभी निधि ने अपने आप को संभाल कर वंश की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में कहा, वंश, आप क्या कर रहे हो? इधर आओ मेरे पास। निधि की आवाज सुनकर वंश ने पलट कर देखा, तो निधि को इस तरह से जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए देखकर उसने अपनी क्यूट सी आवाज में कहा, दीदी, आप इस तरह से घुटनों के बल क्यों बैठी हुई हो? क्या आपको घुटनों में दर्द हो रहा है? या फिर आपने कुछ गलत किया है? क्या हैंडसम अंकल आपको पनिशमेंट दे रहे हैं? वंश की बात सुनकर निधि ने घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मिस्टर राठौर, प्लीज, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। वह बहुत छोटा है। आपको जो पनिशमेंट देनी है, मुझे दीजिए। प्लीज, उसे घर वापस भेज दीजिए। निधि को इस तरह से अथर्व के सामने हाथ जोड़ते हुए देखकर वंश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसने अथर्व की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। वंश ने अपने छोटे छोटे हाथों में अथर्व का चेहरा पकड़ते हुए कहा, हैंडसम अंकल, क्या मेरी दीदी से कोई गलती हुई है? क्या आप उन्हें पनिशमेंट देने वाले हो? प्लीज, आप उन्हें माफ कर दो। वंश की दीदी बहुत अच्छी है। आप दीदी को छोड़ दो ना। अथर्व ने वंश की तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा रोने जैसा हो गया था। निधि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे वंश के लिए डर लग रहा था, क्योंकि अथर्व की क्रुएलिटी के बारे में उसने ये भी सुना था कि उसे बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किसी को भी सजा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। ये सोचकर ही निधि का रून कांप उठा। तभी निधि ने चिल्लाते हुए कहा, वंश, चुप हो जाओ। दीदी ने गलती की है और दीदी को पनिशमेंट मिलेगी। आप चुपचाप यहाँ से अंकल के साथ चले जाओ, और दीदी की बात मानते हो ना? प्लीज बच्चा, चले जाओ। निधि की बात सुनकर वंश ने अथर्व की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रोते हुए कहा, आप मेरी दीदी को पनिशमेंट मत दो ना। आप मुझे पनिशमेंट दे दो। वंश दीदी का बिग ब्रदर है, तो वंश दीदी को प्रोटेक्ट करेगा। आप मुझे पनिशमेंट दे दो। वंश की बात सुनकर अथर्व ने एक नज़र निधि की तरफ देखा, और फिर वंश को अपनी गोद से नीचे उतारते हुए कहा, लिटिल मंकी, मैं आपकी दीदी को कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं। आप अपनी दीदी के साथ यहां से जा सकते हो। अथर्व की बात सुनकर वंश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहीं निधि हैरानी से वंश को तो कभी अथर्व को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अथर्व ने वंश के कहने पर उसे छोड़ दिया है, जबकि उसकी वजह से तो आज अथर्व की वाइफ पिछले 6 महीने से हॉस्पिटल के बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। निधि के चेहरे पर हैरानी देखकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अपने भाई को लेकर जा सकती हो, पर जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें आना होगा। अथर्व की बात सुनकर निधि घबराते हुए जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने वंश के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? अथर्व ने निधि की तरफ घूरते हुए कहा, क्या मैंने उसे कुछ किया? तुम यहीं पर थी ना? निधि ने डरते हुए अपना सर हिलाया और वंश की तरफ देखने लगी। वंश ने निधि से कहा, दीदी, चलो ना हम एंजल के पास चलते हैं।
क्या एंजल ठीक हो गई? मुझे एंजल से शादी करनी है, दीदी। वंश की बात सुनकर अथर्व, जो अब तक शांत था, उसने वंश को घूरते हुए कहा, वह तुम्हारी एंजल नहीं है। वह मेरी वाइफ है। और उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए उसके साथ शादी करने के सपने देखना छोड़ दो, तुम लिटिल मंकी। अथर्व की बात सुनकर वंश की आंखें छोटी हो गई। उसने अथर्व को घूरते हुए कहा, हैंडसम अंकल, एंजल सिर्फ मेरी है। और एंजल की शादी नहीं हुई है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप किसी और को ढूंढ लो। पर एंजल वंश से शादी करेगी। वंश आपको एंजल को नहीं देगा। आप निधि दीदी से शादी कर लो और मेरे जीजू बन जाओ। वंश की बात सुनकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, बकवास बंद करो। मेरे पास ऑलरेडी मेरी ब्यूटीफुल वाइफ है। मुझे तुम्हारी बदसूरत दीदी से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी बदसूरत दीदी के लिए कोई बदसूरत जीजू ढूंढो। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से वहां से बाहर चला गया। वहीं निधि मुंह खोलकर अथर्व को जाते हुए देख रही थी। क्या वह सच में इतनी ज्यादा बदसूरत थी? नहीं, पर मन्नत के सामने तो वो सच में बदसूरत थी। वंश भी मुंह खोलकर जाते हुए अथर्व को देख रहा था। उसने निधि के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, दीदी, डोंट क्राई, आप ब्यूटीफुल हो। हैंडसम अंकल की आंखें खराब हैं। वह क्या है ना, वह वंश से उसकी एंजल को लेना चाहते हैं। इसलिए वह ऐसी बातें कर रहे हैं। पर वंश ऐसा नहीं होने देगा। वंश एंजल से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वंश एंजल से ही शादी करेगा। योजक चिन्ह। वंश की बात सुनकर निधि ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। तभी अथर्व के बॉडीगार्ड ने निधि की तरफ देखते हुए कहा, बॉस ने आपको यहां से जाने के लिए कहा है। निधि उनकी कड़क आवाज में छुपी हुई धमकी को समझ गई। उसने मजबूती से वंश को अपने सीने से लगाया और उसे लेकर तेज कदमों से हॉस्पिटल के बाहर आ गई। वंश अभी भी मन्नत से मिलने की जिद कर रहा था। बाहर आकर निधि वंश को लेकर अपनी कार के अंदर बैठ गई। उसने वंश का छोटा सा चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, वंश आप दीदी की बात समझोगे ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके हैंडसम अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आपकी एंजल उनकी वाइफ है और उन दोनों की शादी 1 साल पहले हुई थी, जब हमें एंजल से नहीं मिले थे। आपको याद है ना, दीदी की गलती की वजह से एंजल का एक्सीडेंट हो गया था। और एंजल बीमार थी। एंजल के फैमिली वाले उसे इतने दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा वंश तो अच्छा बच्चा है ना? क्या वह किसी को उसकी फैमिली से अलग करना चाहेगा? बोलो। निधि की बात सुनकर वंश की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए अपना सर ना में हिलाया और निधि को गले से लगाते हुए कहा, तो अब एंजल हमसे दूर चली जाएगी, दीदी? क्या वह हमसे कभी नहीं मिलेगी? क्या वंश एंजल से शादी नहीं कर पाएगा? वंश की मासूमियत भरी बातें सुनकर निधि को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने प्यार से कहा, वंश तो अभी बहुत छोटा है। और एंजल बहुत बड़ी है। हम एंजल की बेबी से आपकी शादी करा देंगे। हम एंजल से कहेंगे कि वह एक बेबी गर्ल को बर्थ दे। ओके, एंजल की बेबी गर्ल तो बिल्कुल एंजल की तरह ब्यूटीफुल होगी ना? तो फिर मेरे वंश के लिए वह बहुत ज्यादा सूटेबल होगी। निधि की बात सुनकर वंश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी से निधि को गले लगाते हुए कहा, सच में दीदी? एंजल की बेबी गर्ल मुझसे शादी करेगी? निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह आपसे शादी करेगी। पर उसके लिए आपको एंजल से शादी करने के सपने देखना बंद करना होगा। क्योंकि एंजल तो पहले से शादीशुदा है और हम दुनिया में सिर्फ एक बार शादी कर सकते हैं। निधि की बात सुनकर वंश का चेहरा लटक गया। पर अगले ही पल उसने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, ओके, मैं एंजल से शादी नहीं करूंगा। पर मैं हैंडसम अंकल और एंजल से कहूंगा कि वह मेरे लिए दूसरी छोटी एंजल लेकर आए, ताकि मैं उसके साथ शादी कर सकूं। वंश की बात सुनकर निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, हमें एंजल से मिलने के लिए कल आएंगे। फिलहाल हमें अपने घर जाना है। आपके हैंडसम अंकल बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए जितना हो सके आप उनसे दूर रहोगे। प्रॉमिस करो मुझे। निधि की बात सुनकर वंश ने उसकी तरफ देखकर की स्माइल के साथ कहा, दीदी, हैंडसम अंकल डेंजरस नहीं हैं। वह बहुत ज्यादा प्यारे हैं। वंश की बात सुनकर निधि ने उसे डांटते हुए कहा, वंश, मैंने कहा ना वह डेंजरस हैं, मतलब हैं। आपने देखा नहीं, वह कैसे घूर घूर कर ऐसे देखते हैं कि सामने वाला बेहोश होकर गिर जाए। निधि की बात सुनकर वंश खिलखिलाकर हंसने लगा।
उसने हंसते हुए कहा, ओके दीदी, मैं हैंडसम अंकल से दूर रहूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। निधि ने वंश को मजबूती से अपने सीने से लगाकर खुद से कहा, हे भगवान, बस मिस्टर राठौर ने मुझे सच में माफ कर दिया हो, वरना अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे वंश का क्या होगा। मैं अपनी मॉम को दिया हुआ आखिरी प्रॉमिस पूरा करना चाहती हूँ। भगवान, बस मुझे बचा लो। कहते हुए निधि ने धीरे से ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा किया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अथर्व सीधा मन्नत के वार्ड में आ गया था। मन्नत अभी भी बेहोश बेड पर लेटी थी। अथर्व बस उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मन्नत का चेहरा पहले के मुकाबले काफी कमजोर लग रहा था। अथर्व उसके बगल में बैठ गया। उसने मन्नत के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, कब तक ऐसे ही सोते रहोगी? अब तुम्हें उठना होगा। बहुत इंतजार कर चुका हूं मैं। मुझे 6 महीने से यह पता होने के बाद भी कि तुम कहाँ हो, मैं चाहकर भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता था। कहते हुए अथर्व की आंखें बेहद डरावनी हो गईं। उसकी पकड़ भी मन्नत के नाजुक से हाथ पर मजबूत हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त उसे कोई चीज परेशान कर रही हो। अथर्व मन्नत के चेहरे की तरफ ही देख रहा था कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला और आदित्य अंदर आया। आदित्य के साथ दिव्या भी थी। दोनों लगभग दौड़ते हुए अंदर आए थे। अंदर जाकर जैसे ही उनका ध्यान मन्नत पर गया, उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। किसी के कदमों की आवाज सुनकर अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर नहीं देखा। शायद वह जानता था कि कौन आया होगा। तभी उसे दिव्या के रोने की आवाज सुनाई दी, मन्नत, मेरी बच्ची। कहते हुए दिव्या दौड़ते हुए सीधा मन्नत के पास आ गई। उसने अथर्व की तरफ देखा, जो कि चुपचाप मन्नत के हाथ को अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ था। दिव्या ने अथर्व से कुछ नहीं कहा और मन्नत के माथे को चूमते हुए कहा, आई एम सॉरी बच्चा। हम इतने दिनों तक आपसे। आई एम रियली रियली सॉरी। आपकी मम्मा बहुत बुरी है ना? दिव्या को इस वक्त मन्नत को इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। आखिर हजारों मन्नत के बाद उसे मन्नत मिली थी, और इस वक्त वह अपनी बच्ची को भी इस हालत में देख रही थी। आदित्य की आंखों में भी आंसू थे। वह भी जैसे तैसे खुद को संभालकर मन्नत के चेहरे को देख रहा था। अथर्व, जो कि अब तक चुप था, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अभी वह कोमा में है, बट आई प्रॉमिस, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। उसे ठीक होना ही होगा। मैंने उसे 6 महीने तक खुद से आज़ादी दे दी थी, पर अब और नहीं। अथर्व की बात सुनकर आदित्य ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम अपनी यह पागलों वाली हरकतें करना कब बंद करोगे? वो कोमा में है, फिर भी तुम उस पर अपना हक जताना बंद नहीं करोगे। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी प्रॉब्लम क्या है, यह आप अच्छे से जानते हैं, प्यारे ससुर जी। ये सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम होंगे। मैं और दिव्या हमारी मन्नत का ध्यान रख लेंगे। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने उसकी तरफ घूर कर देखा और अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र दिव्या की तरफ देखा, जो कि मन्नत की तरफ देखकर अभी भी रो रही थी। अथर्व ने दिव्या के पास आकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया। दिव्या भी आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखने लगी। अथर्व ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, वह ठीक हो जाएगी। रोने से आपकी तबीयत खराब होगी। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। मैं नीचे अपनी व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रही हूँ, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। आपको मेरी कहानी की अपडेट वही मिल जाएगी। एपिसोड 90, डेविल दर्द हो रहा है। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। योजक चिन्ह। अथर्व की बात सुनकर दिव्या ने उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। अथर्व ने एक नज़र आदित्य और दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरी जान का ध्यान रखना। मैं शाम को वापस आऊंगा। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से वहां से बाहर चला गया। अथर्व के जाते ही दिव्या ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, हमारी मन्नत कब ठीक होगी? मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसके पास आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम रोना बंद करो।
दिव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आखिर कब तक हमारे दुश्मनों की वजह से हम इस तरह से अपनी बच्ची से दूर रहेंगे? मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आदित्य, अतीत हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? कब तक हमारा अतीत हमें इस तरह से दर्द देता रहेगा? दिव्या की बात सुनकर आदित्य की पकड़ दिव्या पर मजबूत हो गई। वह जानता था कि इस वक्त दिव्या क्या महसूस कर रही होगी। आदित्य ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो। और दूसरी बात, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा अतीत कभी ना कभी हमारे पीछे आएगा। इसलिए हमें उससे भगाने की जगह पर उसका सामना करना होगा। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। योजक चिन्ह। वही दूसरी तरफ अथर्व हॉस्पिटल से निकलकर एक लग्जूरियस मैंशन के सामने आकर रुका। ड्राइवर ने कार रोकते ही अथर्व की तरफ देखा और उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। अथर्व अभी भी चुपचाप कार में बैठकर उस मैंशन को ऐसे घूर घूर कर देख रहा था, जैसे उसे आंखों से ही जलकर भस्म कर देगा। अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ड्राइवर कुछ कहना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह अथर्व से कुछ कह सके। काफी देर तक चुपचाप बैठने के बाद अथर्व कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही पिछली गाड़ियों में बैठे हुए उसके बॉडीगार्ड भी बाहर आ गए। उन्होंने अथर्व को घेर लिया। अथर्व ने एक नज़र मैंशन की तरफ देखा। मैंशन के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में खुराना मैंशन लिखा हुआ था। अथर्व तेजी से अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जैसे ही अथर्व राठौर को अपने सामने देखा, उन्होंने जल्दी से मैंशन के अंदर इन्फॉर्म कर दिया कि इस वक्त उनसे मिलने के लिए अथर्व राठौर आया है। घर के अंदर मौजूद लोगों को जैसे ही यह पता चला कि अथर्व राठौर आया है, घर के अंदर भगदड़ मच गई। इस वक्त लिविंग रूम में खुराना मैंशन के हेड अभिराज खुराना मौजूद थे। उन्होंने अपने बगल में बैठी अपनी बहू की तरफ देखा, जो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। सावित्री जी ने अभिराज जी की तरफ देखकर कंफ्यूज होते हुए कहा, पापा जी, अथर्व राठौर यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने तो विवान के साथ बिजनेस डील खत्म कर दी थी ना। सावित्री जी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह से 6 महीने के बाद अचानक से अथर्व राठौर उनके मेंशन में क्या कर रहा है। इस वक्त विवान घर पर नहीं था। वह कुछ कहती, इससे पहले ही डोर बेल बजने लगी। डोर बेल की आवाज सुनकर एक सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोल दिया। सावित्री जी और अभिराज जी दरवाजे की तरफ देख रहे थे। दरवाजा खुलते ही अथर्व एटीट्यूड से चलता हुआ अंदर आया। उसके पीछे ही उसके साथ उसके बॉडीगार्ड थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि एक एक बॉडीगार्ड 50 आदमी को आसानी से पीट सकता है। अंदर आकर अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अभिराज खुराना की तरफ देखते हुए कहा, कैसे हैं सीनियर खुराना आप? कहते हुए अथर्व राजा की तरह अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर सोफे पर आकर बैठ गया। सावित्री खुराना अथर्व की पर्सनैलिटी को देखकर काफी इम्प्रेस लग रही थी। अगर उनकी बेटी दिमागी तौर पर ठीक होती, तो वह जरूर अथर्व की शादी उसके साथ करने के बारे में सोचती। पर उनकी बेटी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। शादी तो दूर की बात है, वह उसे अकेला अथर्व के साथ छोड़ने के बारे में भी नहीं सोच सकती थी। अभिराज खुराना, जो अब तक चुप थे, उन्होंने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर राठौर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि जितना मुझे पता है, 6 महीने पहले ही आपने राठौर परिवार और खुराना परिवार के बीच में हुए प्रोजेक्ट को तोड़ दिया था। तो अब यहाँ आने की कोई खास वजह है? अभिराज खुराना की बात सुनकर अथर्व ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल। वह क्या है ना, मैं आपकी पोती दिया खुराना का इलाज कराना चाहता हूँ और एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। अथर्व की बात सुनकर सावित्री जी ने हैरानी से कहा, क्या? वह इतनी जोर से चिल्लाई थी कि सब लोग उन्हें ही देखने लगे। सावित्री जी को जैसे ही एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही जोर से बोल गई हैं, उन्होंने खुद को शांत करते हुए कहा, आप मेरी बेटी से क्यों मिलना चाहते हैं? और आपको उसके बारे में कैसे पता चला? क्या आपको इसके बारे में विवान ने बताया था? सावित्री जी का सवाल सुनकर अथर्व ने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे किसने क्या बताया, क्यों बताया और कैसे बताया यह मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। जितना कहा है, उतना कीजिए। मुझे आपकी बेटी दिया से मिलना है। मैं उसका इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। मैं दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को बुलाऊंगा। आपकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यह मेरा प्रॉमिस है। मुझे बस एक बार उससे मिलना है।
अथर्व की बात सुनकर अभिराज को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह अथर्व को दिया से मिलने तो नहीं देना चाहते थे, पर अथर्व के चेहरे को देखकर वह समझ गए थे कि अथर्व उनसे इजाजत नहीं मांग रहा है बल्कि उन्हें ऑर्डर दे रहा है। कुछ सोचते हुए उन्होंने अथर्व से कहा, हम आपको अकेले में हमारी दिया से मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर आपको उससे मिलना है तो हम साथ आएंगे या फिर उसकी माँ। अभिराज जी की बात सुनकर अथर्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, मुझे उससे अकेले में बात करनी है और डोंट वरी, मैं उसकी जान नहीं लूंगा। क्योंकि अथर्व राठौर सस्ती चीजों की जान नहीं लेता। काफी देर तक अभिराज जी ने अथर्व को मनाने की कोशिश की। विवान का भी नंबर नहीं लग रहा था, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ किया तो अथर्व राठौर उनके पूरे मेंशन को आग ना लगा दे। कुछ देर बाद अथर्व दिया के रूम के सामने खड़ा था। अभिराज जी उसके पीछे ही थे। अथर्व ने पलटकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं 5 मिनट के अंदर बाहर आ जाऊंगा। कहते हुए अथर्व अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने देखा कि दिया चुपचाप बेड पर बैठकर सीलिंग को देख रही है। इस वक्त वह एक छोटी सी मासूम सी बच्ची लग रही थी, जिसे खुद नहीं पता था कि उसे करना क्या है। दिया को देखते ही अथर्व की आंखों के सामने कुछ अतीत के हादसे घूमने लगे। दिया वही लड़की थी जिसने रेसिंग में मन्नत को धोखा दिया था और अथर्व ने उसे 1 महीने के लिए अपने टॉर्चर मैंशन भेज दिया था, जहां पर उसे फिजिकली टॉर्चर नहीं किया गया था, पर मेंटली उसे इस हद तक टॉर्चर किया गया था कि आज तक वह उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई थी। अथर्व ने दिया की तरफ देखते हुए कहा, दिया। अथर्व की आवाज सुनकर दिया ने अचानक से घबराकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। अथर्व को देखते ही वह कुछ पल के लिए उसे कंफ्यूज होकर देखने लगी, पर अगले ही पल उसकी आंखें घबराहट की वजह से बड़ी हो गईं। उसने घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। दिया के हाथ पैर कांप रहे थे, जिसे देखकर अथर्व ने तेज आवाज में कहा, घबराना बंद करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। दिया ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे वहां पर मत भेजो, मैं सच में अगली बार से उसे धक्का नहीं दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस, पर प्लीज मुझे वहां पर मत भेजो। दिया रोते हुए ये सब कुछ कह रही थी। अथर्व ने उसके पास आकर उसे कंधों से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम ब्लैक ईगल के चेहरे को जानती हो? क्या तुमने उसे देखा है? अथर्व का सवाल सुनकर दिया की आंखें घबराहट की वजह से बड़ी हो गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ब्लैक ईगल? ब्लैक ईगल? नहीं, मैं उसे नहीं जानती, मैं उसे नहीं जानती, मैंने उसे नहीं देखा, तुम चले जाओ यहां से, तुम चले जाओ, मैंने कुछ नहीं किया है। दिया को इस तरह से घबराकर बात करते हुए देखकर अथर्व ने गुस्से से कहा, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं फिर से तुम्हें वहीं भेज दूंगा जहां पर तुम बचपन में 1 महीने तक रही थी, और इस बार मैं तुम्हें 10 महीने के लिए भेजूंगा। अथर्व की बात सुनते ही दिया जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, मैंने उसे देखा है, वह बहुत डरावना है, मुझे उसके पास भी नहीं जाना, वह बहुत बुरा है। कहते हुए दिया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और अगले ही पल वह बेहोश होकर बैठकर गिर गई। अथर्व ने डैमिट कहते हुए दिया को बेड पर लिटाया और रूम से बाहर आ गया। बाहर अभिराज खुराना अथर्व के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आपको क्या काम था मेरी पोती से? मुझे उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह ठीक तो है ना? कहीं आपने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? ये सोचकर कि वह इस वक्त दिमागी रूप से बीमार है। अभिराज जी की बात सुनकर अथर्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए। मुझे आपकी पोती में 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस उससे कुछ पूछना था और मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल चुका है। कल मैं एक डॉक्टर को भेज रहा हूँ। वह आपकी पोती का ट्रीटमेंट करेगा और उसे जितनी जल्दी हो सके ठीक कर देगा। इतना कहकर अथर्व वहां से तेज कदमों से चला गया। अथर्व के जाने के बाद अभिराज जी ने खुद से कहा, आखिर यह करना क्या चाहता है? कहते हुए उन्होंने विवान का नंबर डायल किया। कई बार कॉल करने के बाद भी दूसरी तरफ से विवान ने कॉल पिक नहीं किया। अब उन्हें घबराहट हो रही थी। शाम का वक्त था जब अथर्व वापस अस्पताल पहुंचा और सीधा मन्नत के फ्लो पर आ गया।
उसने देखा मन्नत अभी भी उसी तरह से बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी, जैसे वह छोड़कर गया था। मन्नत के बगल में ही दिव्या अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और आदित्य उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मन्नत को देखकर अथर्व के चेहरे पर सुकून लौट आया। उसने सुकून के साथ खुद से कहा, जब भी तुम्हें देखता हूं, ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी दुनिया, मेरा सुकून, सब कुछ वापस मिल गया हो। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं। कहते हुए अथर्व मन्नत के बेड के पास आ गया। उसने मन्नत की हथेली को चूमकर उसके खूबसूरत चेहरे पर अपनी उंगलियां फिरानी शुरू कर दीं। अथर्व को एहसास ही नहीं हुआ कि कब मन्नत के सर पर हाथ फेरते फेरते उसकी आंख लग गई और वह वहीं पर अपना सर टिक कर सो गया। आधी रात को अथर्व को ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। अथर्व ने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो उसे अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। उसने देखा तो दिव्या इस वक्त अपनी जगह पर नहीं थी। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा जो कि अभी भी इस तरह से सो रही थी जैसे पहले। अथर्व दोबारा अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि उसे एक धीमी मगर बेहद जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हमें दर्द हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है। इस आवाज को सुनकर अथर्व अचानक से हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया क्योंकि यह मन्नत की आवाज थी। पर मन्नत तो कोमा में थी। अथर्व ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखा। नींद में उसकी पलकें फड़फड़ा रही थीं और वह अपने कपड़े होठों से धीरे धीरे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। अथर्व ने मन्नत को कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, मन्नत, उठो, क्या तुम्हें होश आ रहा है? मन्नत, जवाब दो। अथर्व की आवाज कानों में पड़ते ही मन्नत को ऐसा लगा जैसे वह अपनी गहरी नींद से जागी हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर अथर्व के चेहरे की तरफ अपना एक हाथ करते हुए कहा, डेविल, दर्द हो रहा है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मजबूती से मन्नत को गले लगा लिया। इस वक्त उसकी पकड़ मन्नत पर इतनी मजबूत थी कि मन्नत को लग रहा था उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। वह अथर्व को खुद से दूर करना चाहती थी, पर ना तो उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वह अथर्व को खुद से दूर कर सके और ना ही उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।